अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर जिसमें कोई चेंज नहीं है। लास्ट वीक काफ़ी मार्केट तो खैर बंद थी चाइना की, अब मार्केट खुली है अभी, जो कि पॉजिटिव एक स्टार्ट हुआ है मार्केट का और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस शायद ऊपर जाएंगी। चाहे हम फ्यूचर्स की बात करें चाहे स्पॉट प्राइसेस की बात करें, तो ओवरऑल लोगों को उम्मीद है चाइना से कि काफ़ी मार्केट एक्टिव और अच्छे तरीके से चीज़ें मूव करेंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक है अभी चाइना के लिए ये वाला, और इससे अगला उनकी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनता है उसके हवाले से भी, इसके अलावा दुनिया के लिए क्या पॉलिसीज़ बनती हैं उसके हवाले से, फिर खासतौर से स्टील सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वो लोग क्या पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। तो होपफुली अगले 10-15 दिन के अंदर काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी दुनिया भर के लिए, फिर उसके बाद लोग अपनी चीज़ों को उस हिसाब से प्लान करेंगे और सेट कर सकेंगे। बाकी कंट्रीज़ की बात करें अगर ताइवान की और कोरिया की, तो वहाँ पर स्क्रैप के प्राइसेस जो है वो कुछ कदरे थोड़ा सा इंप्रूव हुए हैं, एक्टिविटी थोड़ी सी बेहतर हुई है। पॉजिटिविटी को देखते हुए अराउंड $5 के आसपास इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि वियतनाम के अंदर प्राइसेस डाउनवर्ड गई हैं, वहाँ पर सेल नहीं है, यानी प्रोडक्शन भी ठीक से नहीं हो रही है, प्रोडक्शन कट डाउन भी करनी पड़ रही है वहाँ की बड़ी मिल्स को, और कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं है वहाँ पर सेल्स के हवाले से। अगर बाकी साउथ एशियन मार्केट्स के बिलेट्स की बात करें तो मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही वीक ऑन वीक। इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह पर प्राइसेस स्टेबल भी थे और एक्टिविटी भी थी। शायद उसकी एक रीज़न हो सकती है कि हर जगह पर एनर्जी कॉस्ट बढ़े चली जा रही है, तो उसकी वजह से एक सेमी फिनिश की मार्केट के अंदर लास्ट वीक के अंदर हम लोगों को काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिविटी नज़र आई बेसिकली, जो कि हर एक मार्केट प्लेयर के लिए खुशहाइन बात है। अगर बाकी एशियन मार्केट जो है वो अब देखेंगी कि चाइना इस हफ्ते में किस तरह से मूव करता है और क्या पोजीशन बनती है उसकी, उसके हिसाब से आगे चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। अगर टर्की की बात करें, टर्की में भी एक्टिविटी कंटिन्यू हुई लास्ट वीक के अंदर, जिस तरह से उससे पहले वो लोग कुछ एक हाफ ऑफ द वीक उन्होंने बाइंग की थी। लास्ट वीक मैंने देखा कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डेज कुछ ना कुछ डील सुनने में आ रही थी और प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी हुआ है, तकरीबन $4-5 का आप समझें कि थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है लास्ट वीक के अंदर, और खातिर ख्वाह डील्स कंक्लूड हुई। और अगर एच की बात करें, बेनेलक्स की बात करें, तो यूरोपियन एच की अगर बात कर लें तो तकरीबन 368 का प्राइस था, 368 का एच का, और जबकि यूएसए का एच अराउंड 373 के आसपास ट्रेड हुआ। टर्की में जो बड़ी न्यूज़ थी लास्ट वीक के अंदर वो ये थी कि 37% इंक्रीज़ हो गया गैस की प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस उनकी बढ़ गई हैं, जिसका मतलब ये कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। सेल्स तो बेहतर नहीं हुई, बट उससे ये हुआ कि सेमी फिनिश की डिमांड थोड़ी सी एक्टिव हुई है, कुछ थोड़ी सी वहाँ पर मूवमेंट नज़र आई है, जिसकी वजह से कुछ न्यू डील्स भी सुनने के लिए सामने आई हैं। अगर डोमेस्टिक बिलेट्स की बात करें तो वहाँ पर अराउंड $20 के आसपास डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़े हैं पिछले 2 से 3 हफ्तों के कंपैरिजन के अंदर, जो कि खातिर ख्वाह इजाफा नहीं है किसी किस्म का, बट ये है कि क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है तो उसकी वजह से उनको बढ़ाना मजबूरी है। बट अब इसका नहीं पता कि वो आगे सेल्स के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा सैंक्शंस क्योंकि बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो टर्की मेनली रशिया से माल बाइंग कर रहा था। पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि टर्की वन ऑफ द फेवरेट मार्केट है रशिया की। अब टर्की को देखना पड़ेगा कि दूसरे ऑरिजिन्स कौन से हैं जहाँ से वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो सैंक्शंस हैं उसका प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, जो बैन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, न्यू पैकेजेस आते चले जा रहे हैं, और इवन यूएस की साइड से भी टर्की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए। तो हमने ये देखा लास्ट वीक के अंदर कि कुछ नए मार्केट से भी कुछ बिलेट्स के डील हुए हैं, और जो टर्किश इंक्वायरी है वो बाकी रीजन्स में भी जा रही है। अगर अब रशिया की बात करें तो रशिया की मार्केट भी काफ़ी स्टेबल थी, क्योंकि दुनिया भर में तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, वहाँ पर भी हालात कुछ टाइट हैं, इसी किस्म के कॉस्ट की कॉस्ट तो कम हो नहीं पा रही है। तो उन्होंने भी प्राइसेस के जो ऑफर से टर्की के अंदर वो बढ़ाए हैं, तकरीबन $5 से $10 का इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट ऑफर जो हमने सुने वो $590, $95, $600 CFR के लगभग सुनने में आ रहे थे फ्रॉम रशिया टू टर्की। अगर HRC की बात करें तो HRC की भी रशिया से जो ऑफर्स थी वो 600 से 610 के दरमियान जबल अली के लिए, दुबई रीजन के लिए, मिडल ईस्ट के लिए आ रही थी, जो कि एक बड़ा अट्रैक्टिव लेवल है और दुनिया भर में इसको कम्पीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर नए सेंक्शंस के हवाले से बात करें रशिया के, तो न्यू सेंक्शंस का एक नया पैकेज आ रहा है, 8 पैकेज बोल रहे हैं उसको। उसके अंदर अब इस किस्म की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं कि अगर आपका माल रशिया का है, दुनिया भर के लिए सेंक्शंस होंगी कि अगर रशिया से आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, HRC खरीदा है और उसका कोई चीज़ बनाई है, तो वो यूरोप के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा, यूएस के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा, और वो सैंक्शनड होगा बेसिकली। इसी तरह बिलेट्स के हवाले से भी, बिलेट की मार्केट रशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, या स्लैब्स की मार्केट, यही जो है वो यूरोप भी जाते हैं, टर्की में भी वो सप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ इससे प्रोड्यूस होगी वो आगे जाकर इस्तेमाल नहीं हो सकेगी या उसकी सेल नहीं हो सकेगी। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अभी इस वक्त रशिया की इस वाली सेंक्शन के ऊपर। बट एक न्यूज़ ये है कि चूँकि यूरोपियन ट्रेडर्स और बड़ी मिल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे इन सेंक्शंस के हवाले से, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखे मिनिस्ट्रीज़ को कि अगर ये सेंक्शंस लग गए तो हमारी मिल्स का क्या सिचुएशन बनेगी, वो काफ़ी ज़्यादा
सिचुएशन ख़राब हो जाएगी उनके काम की, और बिज़नेस पूरा जो है वो बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट उनका। तो उस हवाले से जो गवर्नमेंट है, यूरोपियन यूनियन जो है, उन्होंने जो सैंक्शंस का वो अनाउंस कर रहे हैं, उसके अंदर किसी किसी चीज़ के लिए 1 साल का टाइम दे रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए 2 साल का टाइम दे रहे हैं। टर्की एक लिहाज से इस चीज़ पे काउंट ऑन कर रहा था कि जब ये न्यू सैंक्शंस का पैकेज आएगा, जो कि इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड था, तो शायद अचानक से डिमांड निकलेगी, यूरोप में जो गैप था वो फर्दर बढ़ जाएगा और फिर टर्की का माल कुछ सप्लाई हो सकेगा यूरोप के अंदर। तो वो उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं। अभी एज ऑफ नाउ उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि सेक्शंस के अंदर अच्छा खासा रीजनेबल टाइम दिया गया है ताकि लोग अपनी सोर्सेज को डेवलप कर लें डिफरेंट रीजन से। जो यूरोपियन बेसिकली मिल्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो अब कोशिश करेंगे कि वो रशिया से हटकर अपनी मार्केट को डेवलप कर सकें। अगर यूरोप की ओवरऑल बात करें तो काफ़ी स्टेगनेंट मार्केट थी और स्लो मार्केट थी। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर प्री प्राइसेस कम होते नज़र आए। पोलैंड के अंदर भी, इटली के अंदर भी, जर्मनी के अंदर कार प्रोडक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रही है, यूके में भी इसी तरह है। बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के हवाले से, माल के बिकने के हवाले से, चाहे वो लॉन्ग प्रोडक्ट है चाहे फ्लैट प्रोडक्ट्स है, हर चीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी मंदे का रुझान था, जिसकी वजह से प्राइसेस कोई ऊपर नहीं गई बल्कि स्लाइटली डाउनवर्ड एडजस्ट हुई हैं वहाँ पर। और मेन रीज़न उसकी पुअर डिमांड है फिनिश प्रोडक्ट्स की। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया काफ़ी एक्टिव है, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, बाकी तमाम कंट्रीज़ को भी इवन अच्छा खासा टफ टाइम दे रहा है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि टर्की के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंज पोजीशन बन गई है जब से इंडिया मार्केट में आया है, बल्क की मार्केट के अंदर। उसकी वजह से टर्की के लिए भी माल इकट्ठा करना मुश्किल हो गया है। और इंडिया की अगर HRC की बात करें तो तकरीबन 1000 से 2000 रुपये वहाँ पर डोमेस्टिक बढ़े हैं पिछले हफ्ते के अंदर। एक्सपोर्ट के अंदर कोई खास ऑर्डर नहीं मिल सके उनके बोरॉन की वजह से, जो कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो ऑर्डर्स जापान, कोरिया उनको गए, क्योंकि कोरिया और जापान भी काफ़ी एक्टिव और डेस्परेट मार्केट्स हैं और बड़े अग्रेसिव मार्केट्स हैं कि जो माल अभी इस वक्त बेच रहे हैं यूरोप के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर। तो इंडिया की मार्केट फ़िलहाल स्टेबल नज़र आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट है स्क्रैप के हवाले से। वहाँ पर स्पॉन्ज आयरन की प्राइसेस भी कुछ बढ़ी हैं। इसी तरह अब कंस्ट्रक्शन सीजन शुरू हो रहा है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। अगर श्रेडेड की बात करें वहाँ पर तो अराउंड 455 के लगभग श्रेडेड की प्राइस सुनने में आ रही थी और इस प्राइस के ऊपर अच्छी एक्टिव डिमांड है। जबकि PNS की अगर बात करें तो 465-70 ये प्राइस वहाँ पर है। 60 से लेकर 70 के दरमियान PNS की प्राइस इंडिया पे कर रहा था। जो दुबई के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ है और जो कस्टम के अंदर माल फंसे हुए हैं, कंटेनर फंसे हुए हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही ठीक तरीके से, वो भी काफ़ी बूस्ट दे रहा है अभी इस वक्त इंडिया को, कि इंडिया को बाकी रीजन्स पर जाना पड़ेगा। जिस तरह से एक न्यू रीजन पिछले 10 दिन के अंदर डेवलप हुआ है, जो कि हांगकॉन्ग और सिंगापुर, उस रीजन से माल पहले नहीं जा रहे थे वहाँ पर, वो अब दोबारा से वहाँ पर डाइवर्ट होना शुरू होगा और अच्छे प्राइसेस इंडिया पे कर रहा है और माल खरीद रहा है। क्योंकि जो इमीडिएट डिलीवरी है, जो शॉर्ट ट्रांजिट है, वो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन उनके लिए वही मार्केट्स हैं, हांगकॉन्ग और सिंगापुर वगैरह। तो वहाँ पर काफ़ी हद तक बिजनेस शिफ्ट हो चुका है और लोग वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी एक बल्क कार्गो की न्यूज़ सुनने में आई लास्ट वीक के अंदर, जिसकी प्राइस अराउंड HMS मेन उसके अंदर कंपोजिशन के अंदर HMS था कार्गो के अंदर, 418 प्राइस थी HMS की और जबकि 428 की प्राइस थी श्रेडेड की। तो अब देखने में आ रहा है कि बांग्लादेश में काफ़ी अर्से से खामोश है, सेल्स भी बहुत डिप्रेस है पिछले 2 महीने से। अब जाकर शायद हो सकता है कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ आए, उनको रीस्टॉक करना हो दोबारा, और इसी तरह डिमांड के अंदर भी एक दोबारा से स्पार्क हो, क्योंकि इतना अर्सा जब एक्टिविटी डाउन रहती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर हालात को बेहतर होना होता है। और उस तरह के हालात मुझे अब बनते नज़र आ रहे हैं बांग्लादेश से। तो होपफुली बांग्लादेश में भी अब सपोर्ट आना शुरू हो जाएगी बांग्लादेश की साइड से स्क्रैप को। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर श्रेड का काम लास्ट वीक के अंदर 453 से लेकर 460 के लेवल तक होता रहा है। डिफरेंट नंबर्स के ऊपर डिफरेंट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक माल मिलता रहा, डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट नंबर्स के ऊपर बेचते रहे। बट ये एक अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान में एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो गई है लास्ट वीक से और कुछ कार्गोज सेल आउट हुए हैं। अगर PNS की बात करें तो अराउंड 470 के लगभग कुछ काम हुआ है पाकिस्तान में, जो कि बड़ा लिमिटेड काम था, एज़ पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हुआ है और क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी। बट ये है कि इस तरह के प्राइस लेवल्स के ऊपर काम हो रहा है। अगर न्यू प्रोडक्शन बंडल्स की बात करें तो उसका काम अराउंड 478 से लेकर 488 के दरमियान होता रहा है लास्ट वीक के अंदर और अभी भी उम्मीद है कि ये चीज़ कंटिन्यू करेगी एज लॉन्ग एज टर्की अभी बेहतर होता जा रहा है, बाकी रीजन्स भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। स्क्रैप की डिमांड आ रही है अभी और कंटिन्यूस चल रही है। टर्की को भी रीस्टॉक करना है अभी दोबारा से, तो होपफुली मार्केट प्राइसेस स्टेबल रहेंगे स्क्रैप के और आगे बढ़ने का भी इम्कान हैं, क्योंकि आगे विंटर सीजन शुरू हो रहा है, कलेक्शन अभी से कम हो गई हैं और यूरोप और US मार्केट्स के ऊपर कोई इस किस्म का ऐसा बड़ा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा कि वो प्राइसेस को कट डाउन करें। जबकि मैं बताता चलूँ कि USA की मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट उनकी थोड़ी सी डाउनवर्ड एडजस्ट हुई है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो रही है प्राइसेस की, बट नेग्लिजिबल सी एडजस्टमेंट्स हैं ये और डिमांड पे डिपेंड करता है, क्योंकि पीछे सप्लाई बढ़ नहीं रही और कम होना शुरू हो गई है ऑलरेडी। तो आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके से मार्केट डेवलप होती है।
बाकी पाकिस्तान की लोकल मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी डिप्रेशन रहा लास्ट वीक के अंदर। मार्केट्स ऑलमोस्ट क्रैश कर गई। यहाँ पर मिस्री शाह, बदायूं बाग, सब जगह पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक था। लोग रूमर्स के ऊपर चल रहे थे और बातें ये हो रही थी कि $200 पे डॉलर चला जाएगा, और उसकी वजह से कैलकुलेशन उस तरीके से होना शुरू हो गई है जिसकी वजह से जो पहले ही मंदा था सेल्स के अंदर वो फर्दर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। और आगे भी अभी कोई ऐसी अच्छी कोई ख़बर नज़र नहीं आ रही है, कोई पॉजिटिव मूड नज़र नहीं आ रहा कस्टमर्स का, सिवाय इसके कि बड़े कस्टमर्स जब मार्केट में आएंगे, रीस्टॉक करेंगे और कुछ उनकी भी सेल्स बेहतर होना शुरू होंगी और कुछ एक्टिविटी जनरेट होना शुरू होगी, फ्लड एरिया से भी कोई एक्टिविटी निकलेगी, तो फिर होपफुली प्राइसेस के बेहतर होने के इम्कान हमें नज़र आएंगे। बट एज ऑफ नाउ चीज़ें मोस्टली नेगेटिव थी। इसी हवाले से मेल्टिंग एसोसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा हरकत में नज़र आई और काफ़ी मीटिंग्स होती रही लास्ट वीक के अंदर, और ख़ास उनका प्लान ये था कि किसी तरीके से प्रोडक्शन को कट डाउन किया जाए, जो अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए, ताकि किसी तरीके से भी बिलेट्स की प्राइसेस को, कमर्शियल बिलेट्स के प्राइसेस को और सरिये की प्राइसेस को रोका जा सके। अदरवाइज़ नुकसान पे नुकसान होते रहेंगे। तो होपफुली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी जब ये मिल के बैठेंगे और कोई प्लान आउट करेंगे चीज़ों को, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी विद टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। थैंक यू।